ये ZBC की उर्दू सर्विस है। मंगल 20 अगस्त के ZBC की उर्दू सर्विस से जावेद चौधरी का सलाम। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 35 हलाकतें। आज के सैरबीन में ये भी जानिए कि 1971 की जंग में वो कौन सा पायलट था जिसने राशिद मिन्हाज का त्यारा हाईजैक किया, और पाकिस्तान में हवाई जहाज आखिर कितने का मिलता है। जहाज बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत महंगा भी है। जो सेस्ना 4 सीटर एयरक्राफ्ट है वो एक बड़ी जीप के बराबर होगा। उसकी प्राइस लेट्स से कि स्टार्टिंग 5 से 6 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके आगे तक जाता है। बानी PTI इमरान खान का ये कहना कि ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हकीकत क्या है? अंदर की खबर रखने वाला कहता है, वादा माफ गवाह तो वही बनता है ना जो आपके साथ शरीके जुर्म हुआ हो। जो शरीके जुर्म ही नहीं, वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह कैसे हो सकता है? एक अच्छा तफ्तीशी कैसे बना जाता है, जानिए नोबेल इनाम याफ्ता क्लाटिया गोल्डन की तहकीक। फर्ज करें आप एक तफ्तीशी अफसर हैं और जाए वक़ुआ पर पहुंचे हैं, लेकिन आप कुछ सबूत तो इकट्ठा करते हैं लेकिन बाकी नजरअंदाज कर देते हैं। ये अच्छा अमल तो बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी रेट 5%, यानी चाइना और भारत के करीब। मगर फिर बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या जो नुकसान इस टर्मोइल से बांग्लादेश में हुआ है, क्या मुल्क इससे रिकवर कर सकेगा? सुनिए आज के सैरबीन में खसूसी रिपोर्ट। और ये भी जानिए कि स्विट्जरलैंड की झीलों में छुपा असला निकालने पर 1.5 करोड़ रुपए इनाम क्यों दिया जा रहा है। ये सब कुछ और बहुत कुछ, मगर पहले अहम आलमी खबरें। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं और 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने रफा अल-बरेज कैंप में रिहायशी घरों पर बमबारी की है, जिससे 10 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि अमेरिका गजा में मजीद नस्ल कुशी के लिए इसराइल को वक्त दे रहा है। मुनासिब वक्त पर इसराइल को इन हलाकतों और इस्माइल हनिया के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर अली फिदवी ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर इसराइल को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की सजा भी देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल को मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर मुनासिब जवाब देंगे। दूसरी जानिब तर्जमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कनानी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि गजा जंग बंदी का ईरान के इसराइल को जवाब देने से कोई ताल्लुक नहीं है और हम हर सूरत में इसराइल को उसकी इस नस्ल कुशी का जवाब देंगे। طبیعتاً ارتباطی با حق مشروع و قانونی و شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متجاوز و تنبیه متجاوز ارتباط در واقع مستقیمی پیدا نمی‌کنه. توپ در زمین دولت آمریکا و در زمین رژیم غاصب صهیونیستی است. फौजी अड्डों में लगी खारदार तारों में जगह जगह पुरअसरार सुराख का इंकशाफ। जर्मनी में हथियार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक के कत्ल का मुबैना मंसूबा। आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात के टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग। ये 1960 के किसी जासूसी नॉवेल का इक्तबास नहीं, बल्कि जर्मनी में इस साल होने वाले हकीकी जिंदगी के वाकयात की झलक है। इन तमाम वाकयात की बराह रास्त जिम्मेदारी तो रूस पर नहीं डाली जा सकती, ताहम जर्मनी जो यूक्रेन की मुसलसल फौजी हिमायत जारी रखे हुए है, रूस की जानिब से किसी भी मुमकिना तखरीबी कार्रवाई के लिए मुसलसल अलर्ट पर है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अब इस बात का खदशा सर उठा रहा है कि कहीं यूरोप किसी नई सर्द जंग का हिस्सा न बन जाए। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और जोहरी मवाद बनाने वाली रूस की बड़ी कंपनी के मालिक गैल्यूटी कहते हैं कि जब हम सर्द जंग को सोचते हैं तो हमारे जहनों में 1970 की दहाई का तस्वुर आता है, जिस वक्त उसके लिए कवानीन और असूल बनाए जा चुके थे और इन्हें कबूल किया गया था। देखा जाए तो इस वक्त 1950 और 1960 की दहाई की तरह सर्द जंग का आगाज का दौर है, लेकिन बज़ाहिर सर्द जंग के दोबारा आगाज यूरोप की सबसे बड़ी मईशत और आयरन कर्टन के जरिए तकसीम होने वाले मुल्क के लिए क्या मानी है। गुज़िश्ता महीने इस ज़मन में सबसे बड़ी खबर यह थी कि CNN ने बताया कि अमरीकी हुकाम ने बर्लिन को जर्मनी की सबसे बड़ी असला बनाने वाली कंपनी के
चीफ एग्जीक्यूटिव के कत्ल के मुबैना मंसूबे के बारे में आगाह किया है। क्रेमलिन ने इस रिपोर्ट की तरदीद की, लेकिन जर्मन वजीर खारजा एनालीना बियरबॉक, जो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल से ज्यादा सख्त गिर लहजा अपनाती हैं, ने रूस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर हाइब्रिड जंग और जारहियत के आगाज का इल्जाम आयद किया है। I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing. I mean, we want to get independent, 100% independent from fossil energy from Russia as fast as we can, because it's a question of security, of liberty. So we just stick with our path, reducing our dependency as quick as we can and standing in solidarity within the European Union as much as we can. And I think this is the most important news and understanding in this time of crisis. Europe is united as it has never been, I would say, before. बांग्लादेश की आज़ादी से 4 माह कबल की बात है, जब पाकिस्तानी फजाइया में लड़ाका तैयारों के पायलटों को तरबियत देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी। मतीउर रहमान ने सन 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फजाइया का लड़ाका त्यारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की थी, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहे और त्यारा इंडिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में वो अपने जेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास के साथ हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश ने मतीउर रहमान को अपने मुल्क के फौजी एजाज बीर शरस्त्रा यानी बेहतरीन बहादुर हीरो से नवाजा। मतीउर रहमान का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब रमना नगर में पैदा हुए और वहीं के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें मगरबी पाकिस्तान में सरगोदा के PAF पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। 12वीं जमात के बाद उन्होंने अगस्त 1961 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें जून 1963 को जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच कमीशन किया गया और वो 1971 की जंग से कबल पायलटों को तरबियत देने के फराइज सरंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास तकसीम हिंद के बाद फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और 1969 में उन्होंने PFA अकेडमी रसालपुर को ज्वाइन किया, जहां उन्हें हार्वर्ड और T-37 तैयारे उड़ाने की तरबियत दी गई। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से शाया करदा किताब मून ग्लैड के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास तन्हा T-33 की दूसरी प्रवाज के टेक ऑफ के लिए तैयार थे। उन्होंने इंजन चलाया और तमाम हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी की। ग्राउंड पर अमले ने उन्हें थम्स अप का इशारा किया, यानी वो उड़ान भर सकते थे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने की तैयारी पकड़ी तो एक बंगाली इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास को लगा कि शायद उन्हें आखिरी लम्हे पर कुछ इजाफी हिदायत मिलने जा रही हैं। उन्होंने त्यारा रोक लिया। मून ग्लैड में मजीद लिखा है कि मती खुली हुई कैनोपी के जरिए पिछले कॉकपिट से जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए, त्यारे का कंट्रोल छीन लिया और उड़ान भर के त्यारे का रुख इंडिया की तरफ कर दिया। इससे पहले कि राशिद मिन्हास कुछ समझ पाते, त्यारा रनवे पर दौड़ रहा था। कैसर तुफैल लिखते हैं कि मिन्हास सिर्फ इतना कर पाए कि उन्होंने 11:28 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पैगाम भेजा कि उनके त्यारे को हाईजैक कर लिया गया है। उनके मुताबिक मती ने मुमकिना तौर पर राशिद मिन्हास पर दबाव डालने के लिए पिस्तौल का सहारा लिया, वरना खतरा देखते ही इंजन को ऑफ भी किया जा सकता था। बंगाली अफसर कैप्टन फरीद ने अखबार डेली स्टार के लिए 2006 की एक तहरीर में लिखा कि मैं देख सकता था कि दोनों पायलट त्यारे के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि मतीउर रहमान इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना पैराशूट पहन रखा था ना हेलमेट। त्यारे की हाई जैकिंग पर एयर बेस में अलर्ट जारी किया गया था। पाकिस्तानी पायलट सजाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फाल्कन में लिखा है कि राशिद के पास टेक ऑफ रोकने के लिए मुतादिद ऑप्शन मौजूद थे, तहम वो ऐसा
ना कर सके। मतियूर रहमान खासे तजुर्बाकार पायलट थे और उन्होंने रेडार से बचने के लिए निचली सतह पर परवाज की, जिसकी बदौलत पीछे रवाना किए गए त्यारे उन्हें तलाश ना कर सके। ताहम बाद दोपहर के वक्त मुकामी पुलिस स्टेशन से फोन मसूल हुआ कि एक त्यारा हादसे का शिकार हुआ है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात में कहा गया कि परवाज के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर अपनी जगह रही, फिर परवाज के दौरान उड़ गई और ये त्यारे के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे त्यारा नाक के बल नीचे गिरा। शायद इसी वजह से मती कॉकपिट से बाहर जा गिरे, क्योंकि इन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का वक्त नहीं मिल सका था। इस हादसे की जांच करने वाली टीम को हादसे के मुकाम से एक खिलौना पिस्तौल मिली। राशिद मिन्हास की लाश त्यारे के अंदर ही से बरामद की गई थी। पाकिस्तानी हुकाम का दावा रहा है कि राशिद मिन्हास ने मतियूर रहमान से त्यारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की और इस लड़ाई के दौरान त्यारा इंडियन सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास ने जानबूझकर त्यारे को नीचे गिराया और ठट्ठा के करीब ये हादसा हुआ था। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाद अज़ां अपनी तहकीकात के बाद बताया कि मतियूर रहमान त्यारे के साथ इंडिया जाना चाहते थे ताकि वो बांग्लादेश में अपने साथियों की हिमायत कर सकें। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि नौजवान और कम तजुर्बाकार राशिद मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए होंगे। जब उस वक्त के फौजी सदर याह्या खान को पूरी कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का निशान हैदर से कम का हकदार नहीं है। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। राशिद मिन्हास PAF के वाहिद रुकन और सबसे कम उम्र शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया था। फिजाओं में उड़ने की ख्वाहिश तो इंसान में इब्तिदाई आफरीनिश से ही मौजूद है और इसी ख्वाहिश के ज़ेर असर इसने दुनिया की भारी तरीन मशीन हवाई जहाज़ को अपनी अकल से फिजाओं में उड़ा दिया है। हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है और ये पाकिस्तान में किस कीमत पर दस्तयाब है, ये सवाल बहुत से ज़हनों में उठता रहता है। हमारी रिपोर्टर ने जब जहाज़ों के सौदागर से पाकिस्तान में एक जहाज़ की कीमत पूछी तो जवाब ये मिला। जहाज़ बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत महंगा भी है। जो सेस्ना 4 सीटर एयरक्राफ्ट है वो एक बड़ी जीप के बराबर होगा। उसकी प्राइस लेट्स से कि स्टार्टिंग 5 से 6 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके आगे तक जाता है। लेकिन ये सिंपल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, यूज़ करते हैं लेट्स से कि यहाँ से सियालकोट जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो या फैसलाबाद या मुल्तान, तो उसके लिए लोग अपने प्राइवेट जो है सेस्ना एयरक्राफ्ट रखते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जेट या बिजनेस जेट की बात करते हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों के पास हैं, तो उनकी प्राइस तो मिलियंस ऑफ डॉलर में है और अरबों में है वो। और वो जब आप देखेंगे तो अपना ड्राइंग रूम भूल जाएंगे, अंदर से इतना खूबसूरत होगा, इतना बड़ा होगा, उसके अंदर उनका अपना प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है, अंदर प्राइवेट बेड भी हो सकता है। रावलपिंडी की अडेला जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान एक नए इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन सियासी ओहदे के लिए नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए है। अगरचे ऐसी खबरें काफ़ी देर से गर्दिश में थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं, ताहम बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से बतौर उम्मीदवार दरख्वास्त मुकर्ररा मुद्दत के आखिरी दिन 18 अगस्त को जमा करवाई गई है, जिसका ऐलान इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। जुल्फी बुखारी के मुताबिक इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए उनकी दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इस तारीखी मुहिम में हमें आपकी तायद व हिमायत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के इस फैसले के पीछे कारबंद अवामिल या मकसद की निशानदही तो नहीं की गई, लेकिन तज्ज़िया कारों का मानना है कि अगर इमरान खान मुंतखब हो जाते हैं तो ये अहम पेशरफ्त होगी जिसके सियासी और सफारती असरात मुरतब हो सकते हैं। इस ओहदे पर कामयाब उम्मीदवार की तकर्री 10 साल के लिए होती है, ताहम ये एक सेरेमोनियल यानी आज़ाजी मनसब है, यानी तनख्वाह और मरात नहीं होते, लेकिन चांसलर पर किसी तरह की इंतज़ामी जिम्मेदारी भी नहीं होती। ताहम यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की तकर्री, आम तकरीबात की सदारत, फंड्स जमा करने और मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी में चांसलर का किरदार
अहम होता है। वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का सफीर होता है। अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी यूनियन के ऑक्सफोर्ड प्रेसिडेंट बने, चांसलर के लिए बरतानिया में आपके रहना अगेंस्ट जो जरूरी अपोजिशन नहीं, थी वो बहुत अलबत्ता स्ट्रांग थी। तमाम अहम तकरीबात में शिरकत लाजमी है, जिसके लिए सफरी अखराजात यूनिवर्सिटी अदा करती है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनियन ने पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इसरार खान काकड़ को अपना सदर मुंतखब कर लिया है। नौ मुंतखब सदर इसरार खान काकड़ ने अपने इंतखाब के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी रुदाद कुछ यूं सुनाई। मैं तो बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके किला अब्दुल्ला के ठाट स्कूल से पढ़ के मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है और आज मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जो है ना ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट क्लास यहाँ से पढ़ के यहाँ पे ट्रेन होती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में ब्रिटिश के पिछले 14 प्राइम मिनिस्टर तकरीबन यूनिवर्सिटी का या यूनियन का हिस्सा रहे हैं, जिसमें बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट रहे हैं, यहाँ पे डेविड कैमरन रहे हैं, उससे पहले ग्लैडस्टोन, मैकमिलन, ये सारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से फारिग होके जाते हैं और यहाँ पे ही वो एस्पायर करते हैं आगे जाके कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन करना, लेबर पार्टी को ज्वाइन करना। ये मेरी अकेली जीत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरे बलूचिस्तान की जीत है। दूसरी जानब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौ मुंतखब सदर इसरार खान काकड़ से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इसरार खान काकड़ जैसे नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले यूके की मारूफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड यूनियन के 9 मुंतखब सदर जो हैं इसरार खान काकड़, उन्होंने मुलाकात की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसरार खान काकड़ का वजीर आजम हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल किया है और वजीर आजम ने इसरार खान काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा है। वजीर आजम ने कहा है कि इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान के पायदार और रोशन मुस्तकबिल की जामिन है। अडियाला जेल में इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी पर 3 खवातीन समेत 6 मजीद एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के महकमा जेल खाना जात के एक एहलकार ने ZBC को बताया कि अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी और मुबैना पैगाम रसानी के इल्ज़ाम में अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने अडियाला जेल की 2 लेडी वार्डर्स, 1 स्वीपर और CCTV कैमरों और चेकिंग सिस्टम पर तैनात 3 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। इन मुलाजमीन को पहले से जेरी हिरासत 3 अफसरों डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल और असिस्टेंट नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर हिरासत में लेकर खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानब हसास इदारों ने सेंट्रल जेल में निगरानी का अमल मजीद मुअस्सर बनाने के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ISI के साबिक सरबरा फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान उन्होंने सहाफियों से कहा कि फैज हमीद को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि उनका यानी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनके भाई की जान को खतरा है। इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान के बयान किस हद तक हकीकत के करीब हैं, जानते हैं अंदर की खबर रखने वाले सहाफी मुजम्मिल सौर वर्दी से। लेकिन जी कल तक तो इमरान खान कह रहे थे मुझे फैज की गिरफ्तारी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये फौज का अंदरूनी मामला है। फैज एक असासा था लेकिन हमने उसको जाया कर दिया गया, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे फैज की गिरफ्तारी से क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई फैज की गिरफ्तारी से कोई डरता नहीं हूँ। कल तक ये कह रहे थे ना। 24 घंटे में क्या हुआ है? 24 घंटे में परेशानी का ये आलम है कि आपको ये भी लगने लग गया है कि फैज आपके खिलाफ वादा माफ गवाह हो जाएगा। भाई आपने और फैज ने मिलकर कोई ऐसी साजिश की है ना कि आपको डर है कि वो वादा माफ गवाह हो गया तो आप पकड़े जाएंगे। यकीनन इमरान खान और फैज ने मिलकर कोई तो फौज के खिलाफ साजिश की है ना, जिस पर अब आप कह रहे हैं कि अगर फैज मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह हो गया तो मुझे भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का सामना होगा। फौज के खिलाफ साजिश, रियासत के खिलाफ साजिश, इसके ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट में आप अगर ये इल्जामात फैज पर हुए और इमरान खान इस साजिश में शरीक हुए तो उनका भी मिलिट्री कोर्ट में जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इमरान खान अब खौफ का शिकार है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं डरा नहीं हूँ,
उस दिन वो डर चुके थे, और आज तो डर बहुत अयां हो गया और उनकी गुफ्तगू से साफ नजर आने लग गया कि उनको नजर आ रहा है कि फैज की गिरफ्तारी से वो भी फिर फौज की तहवील में जा सकते हैं। और उन्हें सबसे बड़ा डर है कि कहीं फैज उनके खिलाफ वादा माफ गवाह ना बन जाए। भाई वादा माफ गवाह तो वही बनता है ना जो आपके साथ शरीके जुर्म हुआ हो। जो शरीके जुर्म ही नहीं, वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह कैसे हो सकता है? आपने तोशाखाना से घड़ियां बेची तो लोग आपके खिलाफ वादा माफ गवाह हुए। आपने निकाह पर निकाह किया तो ओन चौधरी आप पर वादा माफ गवाह हुआ। और अब आपको फैज पर शक है कि फैज भी आपके खिलाफ वादा माफ गवाह हो जाएगा। मुझे लगता है कि फैज साहब जो अगर अपनी सजा कम कराने के लिए इकबाल जुर्म करेंगे भी, या उन पर जुर्म फील्ड कोर्ट मार्शल में शामिल साबित होता भी है, तो जुर्म साथ इमरान खान पर भी साबित हो सकता है। इसीलिए उनके फौजी तहवील में लिए जाने की बातें हो रही हैं, और इमरान खान को खतरा नजर आ गया है कि उन्होंने और फैज ने आपस में जो कम्युनिकेशन की है, जिसका एक गवाह तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम भी है, जिसके जरिए ये पैगाम रसानी होती थी, उसने भी सारा कुछ बक दिया है। और वो भी बता रहा है कि कैसे कैसे पैगाम एक दूसरे को दिए जाते थे और कैसे कैसे वो बात कराता था। तो मेरे ख्याल में तोते उड़ गए हैं खान साहब के, और उन्हें अपना अंजाम नजर आना शुरू हो गया। जहां तक अलीमा खान की बात है, अलीमा खान की गुफ्तगू से भी डर और खौफ बिल्कुल नजर आ रहा था। एक तो देखे ना जी, इमरान खान जेल में है, उन्हें एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? वो तो जेल में सबसे महफूज है, उनको वो तो बिल्कुल सरकार की हिफाजत में है, उनकी एलिमिनेशन की तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फैज की गिरफ्तारी का खौफ इतना है कि अलीमा खान और इमरान खान दोनों के होश उड़ गए हैं, और अलीमा खान भी कहने लग गई हैं कि हम तो अकेले ही सड़कों पर बैठ जाएंगे, अगर कोई हमारे साथ ना भी बैठा तो हम बैठ जाएंगे, इमरान खान को छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उनकी तहरीक इंसाफ से नाउमीदी भी नजर आ रही थी। पाकिस्तान की अदालतें पुलिस और दीगर तफ्तीशी इदारों की तफ्तीश पर सवाल उठाती रहती हैं, जबकि आम आदमी भी नाकिस तफ्तीश की शिकायत करता नजर आता है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा तफ्तीशी कैसे बना जा सकता है? हमारी रिपोर्टर ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है, आप भी सुनिए। हमने इंसानी तारीख में अपने मुआशरे का जायजा ज्यादातर इसी तरह लिया है। नोबेल प्राइज जीतने वाली क्लाडिया गोल्डन को 80 की दहाई में इस बात का एहसास हुआ। वो अमेरिका में खवातीन की काम से मुतालिक जिंदगी पर तहकीक कर रही थीं, तो उन्हें मालूम हुआ कि अब तक की तहकीक में खवातीन को शामिल नहीं किया गया, इसलिए उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में मालूमात नहीं थी। ये ऐसे ही था जैसे कोई सुराग गायब हो। उन्होंने एक तफ्तीशी अफसर की तरह अपना काम शुरू किया और उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें ढूंढी जो पहले से मौजूद मालूमात में इजाफा कर रही थी। उन्होंने नए सुराग ढूंढे और एक पहेली की तरह सुलझाते हुए अपने नतीजे तक पहुंची। उनके नताइज बज़ाहिर सामने ही थे, लेकिन उनको ढूंढने के लिए उन्हें सही सवाल पूछने थे। जिस भी मसले को आप हल करना चाह रहे हैं, तमाम मालूमात पर नजर डालिए। तमाम ऑप्शंस पर गौर करते हुए नतीजा अखज़ करने से आप दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। तजस्सुस और अपने काम की बारीकी के साथ क्लॉडिया ने मुआशरे को देखने का हमारा अंदाज बदल दिया। उन्होंने सच्चाइयों से पर्दा उठाया और ऐसी चीजों पर रोशनी डाली जो हमेशा से तारीकी में थीं। यूरोप के मुल्क स्विट्जरलैंड की खूबसूरत झीलों का नज़ारा करने वाले शायद ये सुनकर हैरान हो कि उनके शफाफ पानियों की गहराई में क्या छुपा कर रखा गया है। कई साल तक स्विस फौज इन झीलों को पुराना असला ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करती आई है, जो इनके नज़दीक एक महफूज तरीका था। सिर्फ एक झील लोसर्न में 3,300 टन असला मौजूद है, जबकि न्यूशेटल नामी झील की तह में 4500 टन असला पड़ा हुआ है, जिसे स्विस फजाइया 2021 तक बमबारी की तरबियत के लिए इस्तेमाल भी करती रही है। चंद मुकामात पर तो ये असला 150 से 220 मीटर की गहराई में मौजूद है, लेकिन न्यूशेटल झील में सतह से सिर्फ 6 से 7 मीटर तक की गहराई में असला मौजूद है। इसीलिए अब स्विस महकमा दिफा ने 50,000 फ्रैंक्स, जो पाकिस्तानी करेंसी की मालियत में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम बनती है, के कैश इनाम का ऐलान किया है। ये इनाम पाने का तरीका एक ऐसा काबिल अमल मंसूबा फराहम करना है जिसकी मदद से झील के पानियों से असला निकाला जा सके। एक महफूज और माहौल दोस्त तरीके की निशानदेही करने वाले 3 बेहतरीन ख्यालात के हामिल फर्द इस रकम को पा सकेंगे। ताहम तवक्को की जा रही है कि ये पूरा काम अरबों डॉलर की रकम खर्च करने के बाद ही मुमकिन हो सकेगा।
बांग्लादेश की इकोनॉमी तो 5% से भी ज्यादा बढ़ रही थी, हत्ता कि चाइना और भारत जैसी बड़ी इकोनॉमीज के ग्रोथ रेट्स के करीब करीब थी। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते, कपड़े वगैरह बांग्लादेश में ही बन रहे थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीरों को फायदा था, बांग्लादेश में आने वाली खुशहाली में मुल्क के बहुत से तबकों को हिस्सा मिल रहा था। किसी हद तक गांव देहात में गरीबों को भी फायदा हो रहा था। तो बांग्लादेश में ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, और जो नुकसान इस टर्मोइल से बांग्लादेश में हुआ है, क्या मुल्क इससे रिकवर कर सकेगा? शेख हसीना वाजिद के दौर में मुल्क अमीर से अमीर होता चला गया, तो फिर लोग उनके खिलाफ क्यों हो गए? क्या बांग्लादेश इस क्राइसिस से निकलकर एक बार फिर तेजी से तरक्की कर सकेगा? इस सवाल का जवाब हमने इस रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश की है। सुनिए ZBC की रिपोर्ट। शेख हसीना 1996 से 2001 तक वज़ीर आज़म रहीं, लेकिन उनका असल दौरे इक़्तिदार 2009 से 2024 तक था, जिसमें मुल्क ने माशी तौर पर ज़बरदस्त तरक्की की। इस वक्त बांग्लादेश में एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 117 टके का है, जबकि पाकिस्तान में एक अमरीकी डॉलर 278 रुपए का है। उनकी क़यादत में बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया और वो इसका इजहार बड़े फ़ख्र से करती थी। Only this time, these 14 years, we had true democratic system and stability, and that's why we could make progress. ये जो शेख हसीना का दावा है कि मुल्क ने उनके दौर में ज़बरदस्त माशी तरक्की की, उसकी क्या बुनियाद है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023-2024 में बांग्लादेश के अवाम की औसतन सालाना आमदनी $2,500 से ज़्यादा थी, जिसे इकोनॉमिस्ट पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इतने पैसे कमा रहा होगा, मगर ये एक एवरेज है जिससे खुशहाली का कुछ अंदाज़ा होता है। जो बात स्ट्राइकिंग है वो ये है कि आज से 15 साल पहले बांग्लादेश का ये एवरेज या पर कैपिटा इनकम सिर्फ $700 के करीब थी, जो पूरे रीजन में सबसे कम थी। अब आपका ताल्लुक जिस तबके से भी हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम या ज़्यादा आमदनी का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। अगर आपको लगे कि अब से 15 साल पहले पाकिस्तान में हालात ज़रा बेहतर थे, तो लेट मी टेल यू कि 2009 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $985 थी, यानी बांग्लादेश से बेहतर थी। बांग्लादेश में लोगों ने 15 साल में अपनी आमदनी 4 गुना बढ़ती देखी है, जबकि पाकिस्तान में 2023-2024 में औसत आमदनी सिर्फ $1460 थी, यानी इतने लंबे अरसे में इनकम दुगनी भी नहीं हुई। अब ये है तो एक एवरेज, लेकिन इससे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि बांग्लादेश में इनकम में ठीक ठाक इजाफा हुआ है, और ये इजाफा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी बेहतर है। इस वक्त इंडिया में लोगों की औसत आमदनी 2500 से कम है, जबकि 15 साल पहले ये 1100 के करीब थी। इंडियंस की पर कैपिटा इनकम डबल से ज़रा ज़्यादा बढ़ी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बांग्लादेश की माशी तरक्की में सबसे बड़ा किरदार उसकी एक्सपोर्ट्स का है। 10 साल पहले बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $29 बिलियन से ज़रा ज़्यादा थी। ये अब बढ़कर $57 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में पिछले कुछ अरसे से हर साल ऑन एवरेज 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। और वैसे तो बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी काफ़ी सक्सेस हुई है। इसकी एक मिसाल फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में बी कैश नामी बांग्लादेशी कंपनी है, जो 2011 में बनी। ये कंपनी कमाल कादिर ने बनाई। मारूफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT के ग्रेजुएट कमाल कादिर की ख्वाहिश थी कि अपने ही मुल्क बांग्लादेश में बिजनेस करें, जिसमें ऐसे लोगों को बैंकिंग नेटवर्क का हिस्सा बनाए जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। उन्होंने अपने विजन को बी कैश के जरिए रियलिटी बनाया। In next 5 years, this country will have at least 50 million mobile wallets. और ये बात तो उन्होंने 9 साल पहले कही। अब बी कैश के मुताबिक उनकी कंपनी के 7 करोड़ यानी 70 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और 2021 तक इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन एक ऑब्वियस सा सवाल है कि इस तरह की कंपनी की तरक्की का मुल्क की तरक्की या माशी तरक्की से क्या ताल्लुक है? जब मुल्क में कारोबार के लिए हालात अच्छे हों और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो, तो जब एक आम आदमी भी कारोबार शुरू करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है? सवाल ये है कि इसमें शेख हसीना की हुकूमत का क्या रोल था? ये समझते हैं हम BBC बंगाली सर्विस के साबिक कॉलीग पलक गुप्ता से।
her rule was characterized by suppression of opposition political forces, crackdown on dissent, and also crackdown on freedom of expression and press freedom. But despite this, or because of this rather, she was able to create some sort of stability in the country. There were very little or no political disruption. There were very few strikes. There were very few industrial shutdowns, and things like that, which hampered Bangladesh's progress in the past. A narrative was built around her rule that Sheikh Hasina has brought development in the country, progress in the country, poverty going down, and the decline in democracy is a small price to pay. یہ بتائیں کہ جب سکسیس ہوئی اور ملک ترقی کر رہا تھا تو پھر گڑبڑ کیوں ہوئی کہ شیخ حسینہ کو آخر ملک چھوڑنا پڑا؟ There was so much brutal action against the students, and there was so much loss of life, so many injured, so many killed, that there was an explosion of anger all around the country. So what began as a student movement did not remain a student movement. It transcended that movement and became a movement of ousting Sheikh Hasina's rule. بنگلہ دیش کی سیاست میں اس وقت 4 پاور سٹرکچرز ہیں: اسٹوڈنٹس، فوج، خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور شیخ حسینہ کی عوامی لیگ، اور ان چاروں کے درمیان پاور سٹرگل چل رہی ہے. فی الحال اسٹوڈنٹس اپنے مطالبات منوا رہے ہیں اور سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو بھی اسٹوڈنٹس نے ہی لیڈ کیا ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو شیخ حسینہ کے ملک چھوڑ کر جانے سے پہلے فوج کے سربراہ نے جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج مظاہرین پر گولیاں نہیں چلائے گی. ملک میں امن و امان کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا ہے اور اس لحاظ سے ان کا رول بہت اہم ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کئی سال سے عطاب کا شکار رہی ہے، اور پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء 2018 سے جیل میں تھی، جنہیں چند روز پہلے ہی رہا کیا گیا ہے. انہیں کرپشن کے ایک کیس میں 17 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور ابھی اگست کے پہلے ہفتے تک ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ بھی سیاست کے اس میدان میں ایک اہم کھلاڑی ہیں. عوامی لیگ 15 سال سے اقتدار میں تھی اور اپوزیشن کو کچلنا اور طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کی ایک مقبول رہنما رہی ہیں اور ابھی بھی ان کا ایک بڑا سپورٹ بیس موجود ہے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ان 4 پاور سٹرکچرز کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں بنگلہ دیش کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور یہی سوال میں نے بی بی سی بنگالی سروس کی سابق کولیگ مانوشی بروا سے پوچھا. It's a very difficult situation at the moment. I think they will have to have a democratic election, but the timing will be very difficult because it may take, in my view, a year or maybe 2 years. It will be a big challenge for this new transitional government to ensure that they can give an election which will be free and fair and where all parties will be able to participate. لیکن جب آگے الیکشنز ہوں گے تو کیا عوامی لیگ کو اس میں کھل کر حصہ لینے کا موقع ملے گا؟ The process has already started to bring charges against Sheikh Hasina for various allegations, and the top leaders of her government are also being charged. This interim government has asked the UN to step in so that they can bring charge against Sheikh Hasina for crimes against humanity. I mean, if that goes ahead, and also if these charges are framed and there are verdicts, then Sheikh Hasina might be ruled out to take part in the politics in the future. فیوچر میں کیا فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود رہے گی؟ I think it was in 2011 when Hasina, they wanted to play this -2 formula, leaving Hasina and Khaleda out of Bangladesh politics. So people actually want army to be in control of the security of the country rather than the politics of the country. اس سے پہلے کہ ہم آج کے سب سے اہم سوال کا جواب دیں، لیٹس ریکیپ.
بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، اکانومی گرو کر رہی تھی اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا میں معاشی ترقی کی ایک مثال بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے دور میں ترقی تو کر رہا تھا، لیکن ان کے اتھارٹیرین طور طریقے شاید ان کی ڈاؤن فال کی وجہ بنے۔ تو کیا بنگلہ دیش موجودہ صورتحال سے نکل کر جیسے پہلے ترقی کر رہا تھا ویسے ہی آگے بڑھ سکے گا؟ This unrest has actually been a big blow to the economy. So Bangladesh will have to work hard to get the economy on the right path again. A lot of damages have been done to national property, to highways, roads, etc., buildings. So the garment industry, we cannot deny that the country will suffer a dip for a while, but it will depend on how efficient the next government is and what role they play if they can pull it up again. ایشیا کی اکانومی میں ایک سٹار پرفارمر بنگلہ دیش اب ایک ٹرموائل میں ہے۔ جس چیز نے پہلے بنگلہ دیش کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا وہ کنسسٹنٹ اور لانگ ٹرم پالیسیز تھیں۔ انویسٹرز جو اسٹیبلٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ سیاسی طاقتوں اور اداروں کی کھینچاتانی کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا بنگلہ دیش کے پاس موجودہ بحران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں تاکہ ایک ایسا پاور سٹرکچر وجود میں آئے جو بنگلہ دیشی عوام کی نمائندگی کرتا ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے، لیکن فی الحال تو بنگلہ دیش ایک ایسے راستے پر ہے جس کی منزل معلوم نہیں۔ تیل، طاقت اور 45 کروڑ ڈالر کی تصویر، سعودی ولی عہد MBS یعنی محمد بن سلمان کی گمنامی سے عروج کی کہانی سنیے کل کے خصوصی سیربین میں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.